प्लीज सिट डाउन। धन्यवाद। सुनील जी, यस अपने बारे में थोड़ा बताएंगे सर। कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या किया है, आपके परिवार में क्या क्या है, कौन कौन है, क्या आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर मेरा नाम सुनील है, मैं राजस्थान के पाली जिले का निवासी हूँ। मैंने उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा स्थानीय स्तर पर ग्रहण की है और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी दादी जी, मेरी माता जी और मेरी सिस्टर है। और पिताजी? इज़ नो मोर। नो मोर। अच्छा, तो ये बताइए पहले तो ये जो आपका जो परिवार का है, तो क्या आपकी अभी भी जॉइंट फैमिली है? आपके भाई जो आपने बताया वो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? नो सर। भाई है नहीं, बहन जो है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में कभी आपने सोचा है कि इसमें क्या फ़र्क है होता है, और क्या आपका विचार है इसके बारे में? क्योंकि जो जॉइंट फैमिली वाले होते हैं कभी कभी वो त्रस्त भी होते हैं जॉइंट फैमिली से। यस सर, जॉइंट फैमिली के अपने फ़ायदे हैं। आपसी सदस्यों के मध्य आपसी एकता, एक दूसरे को समझना, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना इत्यादि इसके गुण हैं। तो वहीं एकाकी परिवार के भी अपने फ़ायदे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, महिलाओं को अपेक्षाकृत आगे बढ़ने के अधिक अवसर, सामाजिक रूढ़ियाँ इत्यादि कम होना, वो एकाकी परिवार के अपने फ़ायदे हैं। साइकोलॉजिकल बिल्डअप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली में साइकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, उसके बारे में आपका क्या विचार है? सर मेरे विचार से यद्यपि संयुक्त परिवार में कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ समस्याएं हो सकती है, जैसे थोड़ा दबाव में रहना, एक दूसरे के प्रति संकोच का भाव रखना, थोड़ा जो मनोवैज्ञानिक विकास को बाधित कर सकता है। लेकिन मेरे विचार से यह न केवल भारत की ग्रामीण स्थिति, भारत की ग्रामीण समस्याओं को दूर करने का एक अवसर भी हो सकता है। इसी समस्या में हम संभावनाएं भी ढूंढ सकते हैं। समस्याओं को दूर करके, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, हमारी संस्कृति, इन सभी में। आपका जो मैं ये देख रहा था कि आप हिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश में रहे, उसका हिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन किया है। यस। हिस्ट्री के अलावा और कौन से सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन में? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। और हिस्ट्री में कौन सा पीरियड था आपका? जो ये हिस्ट्री कॉमन होता है या हिस्ट्री कॉमन है? अच्छा, तो ये हिस्ट्री का एक कोई आप कैरेक्टर बताओ जिससे आप सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड, और क्यों? सर मैं महात्मा गांधी जी से काफ़ी प्रेरित हूँ। अच्छा। सरल शब्दों में कहें तो एक सत्यनिष्ठा का गुण, उनसे मैं प्रभावित हूँ। पूरे गांधी जी का जीवन सत्यनिष्ठा पर केंद्रित है। सत्यनिष्ठा मीन्स सभी गुणों को शामिल करके और सभी गुणों के मध्य समन्वय बनाने का गुण, चाहे वह आवश्यकता के अनुरूप सामाजिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, प्रतिबद्धता, जब आवश्यकता हो तब स्वयं को परिस्थितियों से कुछ पीछे खींचना, वापस 2 कदम आगे बढ़ाना, सभी प्रकार का गुण गांधी जी में निहित था। लोगों को साथ लेकर चलना इत्यादि सभी गुण। जैसे लेकिन दो एग्जाम्पल में गांधी जी के, आपने गांधी जी बोला, एक हरिपुरा कांग्रेस के बारे में पढ़ा है आपने? यस सर। उसके बारे में आपका क्या विचार है? हरिपुरा कांग्रेस में कोई बहुत मेजर इशू हो गई थी। यस सर, हरिपुरा कांग्रेस 1938 में जी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। तो समन्वयवादी था गांधी जी का उसमें जो रिस्पांस था, या कि उन्होंने कहा कि माय वे और हाईवे? यस सर, गांधी जी ने उस समय अवश्य थोड़ा कठोर रुख अपनाया था, लेकिन उनके कठोर रुख के पीछे भी पूरे संगठन की एकता और भविष्य में भारत की आने वाली समस्याएं, चूँकि उस समय विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी, अतः पूरे व्यवस्था को संभालने के लिए और भविष्य को देखते हुए उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। अच्छा, और दूसरा जो भगत सिंह के ऊपर जो रिस्पांस था, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? गांधी जी के जो रिस्पांस था उस वक्त? यस सर, यह विवाद मूलतः भगत सिंह की फांसी को रोकने से संबंधित था, जिस पर गांधी जी, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने उचित कार्रवाई और सिफारिश नहीं की थी। मेरे विचार से सर, उस समय गांधी जी का दृष्टिकोण हिंसात्मक गतिविधियां जो उस समय बढ़ रही थी उन्हें रोकने का
और आंदोलन को अहिंसात्मक बनाए रखने का था। अतः अगर उनका समर्थन, वो व्यक्तिगत तौर पर उनके विरोधी नहीं थे, बट उनके जो दृष्टिकोण थे, उनके जो लक्ष्य प्राप्ति के तरीके थे, उनसे उनका मतभेद था, इसलिए उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। यस सर। अच्छा, ये आप पाली के रहने वाले हो। पाली किस लिए फेमस है? सर पाली में सोजे जगह है, वहाँ का मेहंदी उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। मेहंदी उद्योग। यस। और पाली का गुलाब हलवा प्रसिद्ध है। और इसके अलावा पाली में मीराबाई का जन्म स्थान जो कि कुड़की पर है, कुड़की नामक स्थान पर है वहाँ। अगर मान लीजिए आपको कल को डीएम बना दिया जाए पाली का, तो आप क्या करना चाहोगे वहाँ पे, जिससे कि वहाँ का सर्वांगीण विकास हो? ऐसा आप कौन से कुछ काम करना चाहोगे? सर मैं मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर ध्यान दूंगा। आर्थिक क्षेत्रों की दृष्टि से कृषि, पर्यटन और वस्त्र उद्योग, वस्त्र और खनन उद्योग, इन तीनों पर मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। सब मेरी पहली प्राथमिकता जो भी योजनाएं चल रही है उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना, साथ ही लोगों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास करना, ताकि जो रॉ मटेरियल्स हम उत्पादित कर रहे हैं उनका बेटर प्रसंस्करण हो सके। नहीं, लेकिन आपने जैसे मेहंदी उद्योग बहुत वहाँ का मशहूर है, लेकिन आपकी तीनों प्रायोरिटीज़ में वो तो कहीं आया ही नहीं। मेहंदी उद्योग वहाँ का है, स्किल में आप कैसे करोगे उसको? उसको किस तरह से लिंक कर पाओगे? जो आपने पर्यटन या आर्थिक विकास की बात नहीं की, उसमें आप कैसे उसको लिंक करोगे? सर मेहंदी उद्योग में अभी कच्चे माल का उत्पादन किया जा रहा है सोजत में, जिसकी पैकेजिंग वगैरह की सुविधा इतनी नहीं है। अतः मार्केटिंग असिस्टेंस डेवलपमेंट जो स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से, उसका बेटर इम्प्लीमेंटेशन, और साथ ही पाली के निकट अजमेर में अभी मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है, अतः उससे लिंकेज बढ़ाकर, और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मदद से। आपकी जो एक बहुत इंटरेस्टिंग हॉबी है इनोवेटिव फार्मिंग, इसको आप इससे कैसे लिंक कर पाओगे? सर इनोवेटिव फार्मिंग का अर्थ होता है तकनीकी का आवश्यकता और समस्याओं के अनुरूप मॉडिफिकेशन करना, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। अब चूंकि कच्चे माल का हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उसको प्रसंस्कृत नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण हमारी आय कम हो रही है। अतः उसकी बेटर पैकेजिंग के लिए उसके लिंकेज बढ़ाकर मैं इसमें मदद करना चाहूँगा। कुछ आपको ये जो अभी डिफेंस एक्सपो हुआ लखनऊ में, इससे इसका कुछ आप अपने एरिया में कुछ कर सकते हो? इसके बारे में आपका क्या विचार है? डिफेंस एक्सपो, क्या इससे कुछ फ़ायदा होगा, नहीं होगा, क्या होगा? सर डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा। क्या? यहाँ देश में न केवल निवेश आएगा बल्कि नवीन तकनीकी आएगी, तकनीकी के साथ ही नवाचार भी आएगा, ताकि हम अपने देश की आवश्यकता के अनुरूप उत्पादन कर सकें। इसमें कौन से आप 3 एरिया ऐड करना चाहोगे कि इस पे हमको प्रिपरेशन में, प्लानिंग में इनको ऐड करना चाहिए? क्योंकि वो तो आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा आएगा, उससे कुछ रिलेटेड इश्यूज आपको प्लानिंग में कैसे, अगर मान लीजिए कल को आपको यूपी कहते हैं, यूपीडा का आपको उन्होंने चेयरमैन बना दिया और कहा कि अब आप प्लान करोगे कैसे करना है इसको, कैसे करोगे आप? सर मेरी प्राथमिकता लॉजिस्टिक सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने की होगी, ताकि जो भी निवेश आ रहा है उसकी जो लॉजिस्टिक लागत है, जो कि एवरेज अभी 15 से 20% तक है, वह कम हो सके। दूसरा, इस क्षेत्र में रक्षा औद्योगिक गलियारे जो भी प्रस्तावित है उन पर कार्य किया जा सकता है, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और नवीन तकनीकी भी आसानी से आ सके। नवीन तकनीकी के लिए कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ करोगे आपके कोई? वो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो टेक्नोलॉजी आएगी, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आपके एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस तैयार हैं? क्या आपकी अपनी इंडस्ट्री उसके लिए तैयार है? क्या ज़मीन आपके पास है? ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। इन चीज़ों पे आप कैसे काम करोगे? सर जैसे कि जहाँ तक भूमि का मसला है, हमारे पास भूमि अधिग्रहण कानून है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया हम कार्यक्रम चला रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम तकनीकी का अपने अनुसार यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सुनील, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण की क्या परिभाषा है इसमें? सर स्पेसिफिक अनुच्छेद 23 के अनुसार वैसे भी बता सकते हैं शोषण की क्या परिभाषा है? सर व्यक्ति की इच्छा और सहमति के बिना उससे करवाया गया ऐसा कार्य जो उसके शारीरिक मानसिक विकास को बाधित करता है।
ये शोषण है। यस। यदि आप प्रशासक हैं, राज्य ने आदेश दिया है किसी गांव के लोगों को बलपूर्वक काम कराने का, कोई सड़क बनानी है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई सार्वजनिक कार्य ही होगा, राज्य ने आदेश दिया है कि गांव के जितने भी युवक हैं 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के और 30 तक के, उन्हें बलपूर्वक काम कराओ सड़क बनवाने में, तो क्या ये शोषण है? सर कैसे चुनौती दी जा सकती है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत? इसलिए क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार है। सर अनुच्छेद 23 में एक अपवाद भी दिया गया है जिसके अनुसार राज्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए लोगों से आह्वान कर सकता है और निर्देश भी दे सकता है, बशर्ते वह युक्ति युक्त भेदभाव पर आधारित हो। तो अगर पूरे गांव वालों के लिए किसी निश्चित सार्वजनिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए अगर ऐसा उपबंध किया जाता है जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो रही हो तो ऐसा किया जा सकता है। साथ ही वो उनके नियोजित कार्य दशाएँ आदि के अंतर्गत शामिल हो। ऐसा ना हो कि उनकी जो कार्य दशाएँ हैं वो अलाभकारी हो। एक स्कूल है, मान लेते हैं डीएवी स्कूल। इस स्कूल में एक पाठ्य पुस्तक है जिसमें कि धर्म से जुड़े कुछ व्यक्तित्व जैसे कि तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, तो धर्म से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं उनकी कहानियां हैं इसमें। अब इस स्कूल के खिलाफ एक केस होता है कि ये सेक्युलरिज्म के विरुद्ध है, धर्मनिरपेक्षता एवं पंथ निरपेक्षता जो हम मानते हैं उसके विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे में क्या निर्णय दे सकती है? सर इसके लिए हमें कंटेक्स्ट को समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु अथवा तुलसीदास जी का जो संदर्भ उसमें दिया गया है, अगर वह नैतिकता पर आधारित है, जीवन में गुणों पर आधारित है कि मानवीय जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे लक्ष्य किस प्रकार के हो, अगर इस प्रकार का उसमें वर्णन किया गया है तो मेरे विचार से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कैरी ऑन करे, क्योंकि वो किसी धर्म की वृहद परिभाषा जिसे हम धर्म को जीवन का एक अंग मानते हैं, जिसमें व्यक्ति के विकास आदि का लिंक होता है, न कि धर्म जिसे कि हम पंथ के रूप में स्वीकार करते हैं जो एक समुदाय विशेष का होता है जिसमें अलौकिकता, मोक्ष, कर्मकांड इत्यादि का उल्लेख होता है। चूँकि इनका अगर संदर्भ नहीं होगा तो मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट इसे कैरी ऑन कर सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल और है, यदि मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, रिटर्न में तो आपका हो ही चुका, इंटरव्यू में फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाती है, छाप दी जाती है, फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया कि इस बार नियुक्ति नहीं करते हैं और उसने नियुक्ति रद्द कर दी। आपके पास इसका क्या विधिक उपचार है? पहले तो अधिकार है कि नहीं, और यदि अधिकार है तो उपचार होगा, तो क्या उपचार है? सर चूँकि विधिक रूप से नोटिफिकेशन निकालकर इसकी नियुक्ति की गई थी, अतः पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात अगर इस प्रकार का कोई कदम उठाया जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। तो आपको लगता है कि फाइनल लिस्ट पब्लिश हो जाने के बाद नियुक्ति का अधिकार आपको मिल जाता है? सर इस पर अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, लेकिन जहाँ तक हो सके जिनको भी नियुक्ति हेतु फाइनल लिस्ट में नाम आया है वो, क्योंकि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं की गई थी और उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है, तो वो एक अपना पक्ष रख सकते हैं। क्या संविधान में आपने यूपीएससी तो पढ़ा ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, कहीं है ऐसा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो एडवाइजरी बॉडी है, वो तो सिर्फ एडवाइस करती है। उसके द्वारा प्रकाशित जो फाइनल लिस्ट है वो कोई वादा, कोई वचन, कोई ऑफर तो नहीं है? यस सर, यहाँ पर थोड़ा मैं चूक गया था, क्योंकि अगर इसमें नियुक्ति नहीं भी की जाती है तो सरकार को संसद में जवाब देना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न ये पूछता हूँ, आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बहुत बात होती है, खासतौर पे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए भी गए, मिनिस्टर्स के लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या होते हैं? मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, बाकी कोर्ट्स फास्ट नहीं होते हैं, ऐसा क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में? सर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अवधारणा 2000 में आई थी।
2000 से शुरू हुई थी। हाई कोर्ट्स द्वारा इनका गठन किया जाता है। इनका जो वित्तीयन होता है वह सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। यद्यपि इनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं होते हैं, परंतु सामान्यतः इनमें जो निर्णयों की गति होती है और जो सुनवाई होती है वो अपेक्षाकृत अधिक गति से होती है। हाल ही में FTC पर एक रिपोर्ट भी आई थी, NCR नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो उन रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी उस गति से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिस गति से। ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमियां हो गई। एक सवाल मेरा यहाँ पर इसी से संबंधित है कि आप मंत्री हैं, मैं आम आदमी हूँ, हम दोनों ने कत्ल किया है, हम दोनों पर मर्डर का चार्ज है। आपके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए और मेरे लिए ना बने। मेरी ट्रायल चले 3 साल, आपकी ट्रायल 6 महीने में ख़त्म हो जाए, ये तो मेरे मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आर्टिकल 14 का। यस सर, डेफिनेटली ये एक सीमा है, लेकिन हमें इसके दूसरे पक्ष को भी देखने की आवश्यकता है। क्योंकि नेता जनता को अभिव्यक्त करते हैं और अगर उन पर निर्णय शीघ्रता से नहीं हो पाता है तो राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसी संदर्भ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में नेताओं पर अपराध के मामले में सुनवाई हेतु प्रावधान किया गया है। सुनिए, आपने सत्यनिष्ठा की बात की, तो मैं जरा, मेरे पास 3 टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रोबिटी। इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे इसको अलग करेंगे, या तीनों में से आप क्या हैं? सर, अगर तीनों के बीच डिफरेंसेस की बात करें तो सत्यनिष्ठा एक व्यापक शब्द है जो प्रोबिटी और ईमानदारी, ऑनेस्टी, इन दोनों को शामिल करते हुए चलता है। ईमानदारी का अर्थ है जैसा हम सोचते हैं हम उसी के अनुरूप कार्य करें। वहीं सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है कि जैसा हम सोचे वैसा ही करें, परंतु साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि क्या वह न्याय, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि गुणों पर भी खरा उतरता है या नहीं उतरता है। और प्रोबिटी सर, इन दोनों में थोड़ा। चलिए, कोई नहीं। सपोज दैट आपका कोई दोस्त है, क्लोज रिलेशन, कुछ अच्छी दोस्ती है, कैसा है दोस्त आपका, उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे? सर, मेरा दोस्त मुझे या मेरी जो गलती है वो मुझे सामने से कहने की क्षमता रखता है। इसी मैं मानता हूँ कि इसी कारण वह मेरा सच्चा दोस्त है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि वो जो है आतंकवाद में इन्वॉल्व हो जाए और उसको आप वापस लाना चाहते हैं, तो कैसे उसको वापस लाएंगे, कैसे समझाएंगे? सर, मैं सबसे पहले काउंसलिंग पर ध्यान दूंगा। मैं ये पता करने की कोशिश करूंगा कि ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसके कारण वह उन गतिविधियों की ओर गया है। साथ ही यह भी पता करूंगा कि उसमें उसकी गहनता कितनी है, वह किस स्तर तक जा चुका है, उसके अनुरूप निर्णय लूँगा। चलिए, पब्लिक एड आपका सब्जेक्ट है और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें सेंट्रल फोर्सेस भी होती हैं, जैसे CRPF है। तो CRPF को बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ एक पुलिस टर्म यूज किया गया, जबकि पुलिस जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और ये फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो क्या लगता है ये जो नाम रखा गया ये उपयुक्त है क्या, कि सेंट्रल फोर्स के लिए पुलिस टर्म यूज किया जाए? मेरे विचार से चूँकि पुलिस शब्द व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, अतः उससे इसको राज्य व्यवस्था में जो पुलिस शब्द लिखा गया है उससे संदर्भित दोनों को लिंक करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह सीमा सुरक्षा का कार्य करता है और सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अंडर में। राज्यों में भी उसको डिप्लॉय किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। यस। खैर, सपोज दैट आप बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, जैसा आपने भी बताया भी, और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत डिवोटेड होकर काम करते हैं, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं और जनता आपको बहुत लाइक करती है। लेकिन पत्नी ने आपको डाइवोर्स का नोटिस दे दिया कि उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, और वो कहती है डाइवोर्स का पेपर तभी मैं वापस लूँगी जब आप रिजाइन करेंगे। क्या करेंगे आप? एक तरफ जनता, दूसरी तरफ परिवार। सर, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का विकास होता है, अतः मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती दोनों के बीच संतुलन बनाने की है। अतः मैं कोशिश करूंगा कि पत्नी को समझाऊं कि जिस प्रकार से वह मेरे लिए तैयार नहीं। सर, मेरा विचार है कि मेरी कोशिश करने पर वह अवश्य समझेगी, क्योंकि वह जानती है कि अगर मैं इतना सत्यनिष्ठ होकर काम कर रहा हूं तो मैं उसके प्रति भी अवश्य सत्यनिष्ठ रहूँगा।
तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उससे समझाऊं और डेफिनेटली मुझे पक्का विश्वास है कि वह समझ जाएगी। सुनील, यस। जब सर ने आपसे इंट्रोडक्शन पूछा, आपने कहा मेरा नाम सुनील है। सुनील का मतलब? मैडम सुनील का शाब्दिक अर्थ होता है सिंसियरिटी, दैट्स डेप्थ, या जिस पर हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकें। वैसे गहरा नीला भी कहते हैं, बिकॉज इफ़ यू गूगल इट, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सुनील, इट इज़ गहरा नीला, राइट? ओके, एस शब्द से कोई एडजेक्टिव बताएं जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करती हो, या स से कोई विशेषण जो आपको अच्छे से आपकी विशेषताओं को उभार सके एक शब्द में। मैडम सत्यनिष्ठ। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक मैं रह पाऊँ। मेरा असेसमेंट ऑब्वियसली मैं खुद नहीं कर सकता, जो भी मेरे सामने है वही कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। ओके, गुड। आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद एनी वन एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विच कैन डिस्क्राइब यू द बेस्ट। अपने आप को किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग से आप आइडेंटिफाई करें जो आपके बारे में बता सके, कोई भी, कुछ भी हो, दैट डिस्क्राइब्स यू। मैडम पक्षी, जिस प्रकार से पक्षी में अनुकूलन क्षमता होती है, एडेप्शन एबिलिटी, वह हर परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार मुझे लगता है कि मैं भी परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल पाने में थोड़ा सहज पाता हूँ। तो पक्षी की जगह ना आप पानी को बोलो, पानी अडेप्ट कर लेती है, ठीक है? ओके, गुड। You said in your nuclear family you have your mother, your sister and dadima. So which means no brother and no daddy, right? So you're the only male. So you mean you're a very strong person. बहुत दायित्व संभाला हुआ है, right? बहुत कंधों पे बहुत responsibilities हैं. Strong. What is the difference between strength and power? मैडम पावर, शक्ति, पावर में कुछ नकारात्मकता का एक अंश होता है जिसमें हम व्यक्ति पर अपने वादों को या अपनी इच्छा को थोपने का प्रयास करते हैं। शक्ति एक आंतरिक गुण है जो सभी को साथ लेकर चलने, सभी की क्षमताओं का उपयोग करने और अपनी क्षमताओं को भी बाहर निकालने का गुण रखती है। Name some theocratic countries. मैडम वर्तमान समय में हम सीरिया, सऊदी अरब या गल्फ के अन्य कंट्रीज़, इनका नाम ले सकते हैं इनमें। इस पाकिस्तान नहीं? या पाकिस्तान सिद्धांततः तो नहीं है लेकिन व्यवहार में थियोक्रेटिक है, सेकुलर नहीं है। Yes. फिलीपींस? फिलीपींस नॉट श्योर। Okay. 10 years from now, where do you see yourself? 10 years from now, आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? Your vision for yourself? मैडम मैं देखता हूँ स्वयं को न केवल आज की परिस्थिति में भी और 10 साल बाद में भी कि मैं जहाँ पर भी कार्य करूँ, चाहे वह एक सिविल सेवक के रूप में कार्य करूँ या अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में या परिवार से संबंधित कार्य करूँ, अपनी और अपने खुद को एक संसाधन के रूप में सर्वोत्तम अभिव्यक्ति दे सकूँ। अर्थात अपना बेटर यूटिलाइजेशन में खुद किस प्रकार से करूँ, इस पर ध्यान केंद्रित करूँगा मैं। गॉड फॉरबिड आपकी वाइफ तलाक दे देती है, ऐसा ना हो तो 10 साल बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? उस दर्द के साथ अपने काम को आप कर पाएंगे? शादी बचा नहीं पाए? मैडम डेफिनेटली यह मेरे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी क्षण होगा, लेकिन चूंकि मैं उस समय असफल हुआ था तो उसमें मेरी भी कुछ गलती रही होगी, तो मुझे न केवल उससे ओवरकम होना होगा बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना कार्य क्षेत्र है उसके माध्यम से मैं अपने दुख को कम करूं। आप एक बहुत सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, 10 साल बाद इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल शेम एंड नेशनल प्राइड। मैडम मैं भारत को उसके गौरवशाली स्थिति के रूप में मानव संसाधन
का पूंजी के रूप में विकास वह सभी क्षेत्रों में हो जो समष्टि विकास को अपने आप में सन्निहित किए हुए हो, उस स्थिति में देखना चाहूँगा, जो कि न केवल विकास को समावेशी और सतत बनाने में सहायक होगा। थैंक यू सुनील। सुनील, अभी हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, आजकल एक और डिस्कोर्स चला है कि क्या भारत विभाजन अवश्यंभावी था, ये आपने टेक्स्ट में भी पढ़े होंगे और आजकल चर्चा फिर हुई। कुछ दिनों पहले एक बुक लॉन्च हुई, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने कुछ टिप्पणी की, फिर एक हिस्टोरियन ने उन पे कहा कि आपको और किताब, आप गुहा साहब को जानते होंगे शायद, रामचंद्र गुहा जी ने कहा आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत है। इस डिस्कोर्स के बारे में और इस बात को लेते हुए आपको क्या लगता है, क्या भारत का विभाजन ही एकमात्र हल था? सर, इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है, अतः इसके बारे में पूर्व कथन करना कि ऐसा होता तो क्या होता पूर्णतः तार्किक और तर्कसंगत नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम उस समय की परिस्थितियों पर विचार करें तो उस समय के जो नेतृत्व आंदोलनकारी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भारत विभाजन को रोका जाए, लेकिन भारत के संयुक्त रहने पर भी जो समस्याएं उत्पन्न होती, जैसे कि लीग द्वारा सरकार में सहयोग नहीं किया जा रहा था, अगस्त 1946 में जो दंगे शुरू हो गए थे, अतः उन परिस्थितियों में उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि अंतिम और एक व्यवहार्य विकल्प यही होगा कि भारत विभाजन होने दिया कहा जाए। जाता है जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने बनाया। बहुत सारी 40s के बाद ऐसी गलतियां हुई, चाहे वो पाकिस्तान लाहौर प्रस्ताव हो, चाहे वो उसके बाद आप देखें जब उन्होंने राजगोपालाचारी फार्मूला की बात की, वेबल प्लान की बात की, तो जिन्ना को वास्तव में शक्ति किसी और ने नहीं, गांधी जी ने दी। इस पे आपका क्या कहना? उसी के बाद ये अपीजमेंट जो आज भी हम कई बार यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस अपीजमेंट जिन्ना एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए जब वो इतने वो हो गए कि उनको लगने लगा कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। बिफोर 1942 जिन्ना इज नोवेयर। सर, 1940 से पहले मुस्लिम लीग का भी इतना प्रभाव क्षेत्र नहीं था। 1942 और 1946 के चुनाव के बाद उसका काफ़ी आधार बढ़ा था। 40 और 37 वो देख लीजिए थोड़ा। चुनाव तो दो ही बार हुए, 37 और 45 में। सर सही है, हाँ आप बताइए। सर, जहाँ तक इतिहासकारों में एक मत यह भी रहा है कि जिन्ना की नीति भारत का शीर्ष नेतृत्व था उस पर दबाव बनाकर अधिकाधिक रियायतें प्राप्त करने की थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी आकांक्षा बढ़ती गई और उन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर कहा जाए इतिहास में कोई एक चीज बदलनी हो, जो हो गया उसके कारण आज ऐसा दिखता है, कोई एक चीज अगर ना हुई होती या आप टाइम मशीन में चले जाए उस घटना को रोक सकें, तो क्या रोकना चाहेंगे? सर, मैं पानीपत के तृतीय युद्ध को रोकना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ संभव हो सके तो। आजकल बहुत सारी चीज़ों में एक नाम आ रहा है कि फुटलूस इंडस्ट्री ऐसा होगा चूँकि वो कहीं पे भी डेवलप की जा सकती है और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अच्छा है। व्हाट इज दिस फुटलूस इंडस्ट्री? सर, फुटलूज इंडस्ट्री यानी कि जो कच्चे माल इत्यादि की आवश्यकताओं पर निर्भर न हो और वो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकते हैं, जैसे चिप उद्योग, इन्हें फुटलूज इंडस्ट्री में गिना जाता है। अच्छा, इस बार बजट में थालीनॉमिक्स का जिक्र आया, थालीनॉमिक्स सर्वे, उसमें ये क्या है थालीनॉमिक्स? यस सर, इससे तात्पर्य है जो शाकाहारी व्यक्ति जो शाकाहारी भोजन करते हैं उनकी जो थाली में जो डेली डाइट्स होती है उनकी कीमतों में अपेक्षाकृत कमी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 25 से 30% के बीच उनकी कीमत में कमी है। क्या है, क्यों इसको ये थालीनॉमिक्स जैसी चीज लाकर क्या बताना चाहते हैं? दिस इज जस्ट फॉर द आइडिया ऑफ दिस कास्ट और व्हाट? नो सर, इसका उद्देश्य है जनता को अर्थव्यवस्था से लिंक करना कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में जो छोटा सा भी बदलाव होता है वह उनके दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और किस प्रकार से गरीबों और वंचित वर्ग अर्थव्यवस्था से वास्तविक रूप से लाभान्वित हो पाते हैं। अच्छा, आपने एसडीजी पढ़ा होगा? यस। अभी रिपोर्ट भी आई है, नीति आयोग की एनुअल रिपोर्ट जो आती है आ गई है। किस मोर्चे पे हमने एसडीजी अच्छा काम किया है भारत ने? सर, अभी जो हालिया राष्ट्रीय एसडीजी रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसमें हमारा राष्ट्रीय औसत 57 अंक है और इसमें 16 जो एसडीजी लक्ष्य है उनके अनुसार
मैंने पूछा बस किस में हमने अच्छा किया है, विच वन SDG जो 17 है या 16 जो हमने रिपोर्ट दी है उसमें किस में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और क्यों? चलिए अगर नहीं याद आता है, SDG 2 ये क्या है? सर इस भूख निवारण के लिए। अब इस पे हमारी हालत फिर नहीं अच्छी हो पाई, जबकि सबसे अलार्मिंग है। हम देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी बहुत नीचे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल गुड थिंग अबाउट इंडिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी ऐसा क्यों है कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद हम इस इंडेक्स में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं या SDG 2 बेटर नहीं कर पा रहे हैं? सर इसके कारणों में हम स्वास्थ्य और पोषण, कृषि और पोषण, इनके बीच जो लिंकेज है उन पर अभी हम ज़्यादा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो हम नीतियाँ बना रहे हैं उनके बीच एक सिंक्रोनाइजेशन और कन्वर्जेंस उसका अभी अभाव है, जिसके कारण संसाधनों का उचित। चलिए माय लास्ट क्वेश्चन, योर हॉबी इज इनोवेटिंग फार्मिंग, व्हाट इनोवेशन यू एडॉप्टेड इन फार्मिंग, क्या किया है आपने? सर मैं एग्रीवोल्टाइक प्रणाली, जिसमें कृषि और सौर ऊर्जा दोनों का साथ में उपयोग किया जाता है ताकि सौर ऊर्जा का भी उत्पादन हो और फसलों का भी उत्पादन हो। एग्रीवोल्टाइक प्रणाली, वर्मी बायोडाइजेस्टर का प्रयोग, इसके साथ ही शुष्क कृषि जिसमें मल्चिंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मृदा सौरीकरण, जिसमें प्लास्टिक की परत के माध्यम से मृदा को ढका जाता है ताकि गर्मियों में धरती का तापमान बढ़ जाए और उसमें जीवाणु नष्ट हो जाए, इससे लागत में भी कमी आती है। तो इन पर कार्य कर रहा हूँ। आपने एक्सीलेंस सेंटर्स का नाम सुना है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस क्या है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो आपने बताया ये सब वहां हो रहा है, किस देश की मदद से चल रहा है? सर इसमें मुख्यतः इजराइल की सहायता से हम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान कर रहे हैं। कुछ आपने देखा है कोई सेंटर फॉर एक्सीलेंस? आपके राजस्थान में बहुत अच्छा है अडॉप्ट, अब तो बहुत सारे सेंटर खुल गए। अगर इनोवेशन है थोड़ा देखिए क्या क्या इनोवेशन है सर। तारानगर, जोधपुर। यस, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इनोवेशंस को और एक्सटेंशन सर्विसेज दैट्स लैब टू लैंड तक ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, जो कि लगभग भारत के हर जिले में अब स्थापित हो गए हैं। तो आप जब आप एक ऐसे परिवार से हो जो महिला प्रधान है, तो जब अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के DM बनोगे तो महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी 2 स्कीम आप लाना चाहोगे जिससे कि उनका एम्पावरमेंट बढ़ सके विदाउट कॉजिंग ए सोशल अपहीवल? क्योंकि आप जिस प्रदेश से हो, जहाँ ज़िले से भी हो, जो ज़िला भी आपका है, वहाँ मर्द मराठे बहुत होते हैं, मर्दानी का जोर है, हैं? आप मुझे नहीं रखते लेकिन मेरे जैसे मुझे वाले बहुत हैं उधर। तो आप किस तरीके से उसमें सामंजस्य बना करके महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे करोगे? 2 पॉइंट बताइए जरा इसके लिए। सर प्रथम मेरी कोशिश सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की स्थापना की होगी, ताकि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ ही सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो। दूसरी मेरी कोशिश, क्योंकि राजस्थान में अभी भी महिला शिक्षा का स्तर कम है, तो मैं शिक्षा और महिला अधिक से अधिक शिक्षित हो सके इस पर कार्य करूँगा। शिक्षा और इसके ऊपर, लेकिन इससे कोई, वो हमने बोला कि सोशल अपीवल तो नहीं होगा। शिक्षा जब बढ़ेगी तो वो जो सरपंच पति नहीं बन पाएंगे, फिर वो फैमिली में झगड़ा तो नहीं होने लगेगा? नो सर, उसको कैसे आप हैंडल करोगे? मेरे विचार से सर यही समस्या हमारे लिए एक संभावना है, ताकि पुरुष और महिला दोनों एक ही मंच पर आकर कार्य कर सके। इससे हो सकता है कि आरंभिक रूप से कुछ समस्या आए व्यवहार में, क्योंकि पुरुषवादी सोच को थोड़ा विद्रोह होने में समय लग सकता है, लेकिन आगे की जो भी योजनाएं होगी या जो भी वर्तमान के कानून है या वैवाहिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा के जो भी रूप है, उनको कम करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो मान लीजिए गॉड फॉरबिड्स कि अगर कहीं मुश्किल से अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करना चाहोगे? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें हो। अगर नहीं हो पाता है तो मैं अपनी खेती के क्षेत्र में आगे कार्य करना चाहूँगा। इससे न केवल मेरे परिवार को मदद मिलेगी, बल्कि कृषि के माध्यम से मैं इनोवेशंस भी ला सकूँगा और अन्य लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सकूँगा। तो न केवल मैं रोजगार में युक्त होऊंगा, बल्कि रोजगार सृजन भी करूँगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, इस लगभग 30 मिनट के सेशन में आपको सबसे कठिन क्वेश्चन कौन सा लगा और सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा लगा?
सर मेरे विचार से चयन करना मुश्किल है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए, मेरे जहाँ तक मैं मानता हूँ मैंने अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू कैन गो नाउ। थैंक यू।